हेलो, आवाज आ रही है? चले? प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर्यन जावेद प्रयागराज से, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। 2 घंटे का क्लास है। जाम में फंस गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ 10-15 मिनट। उसके लिए सो सॉरी। रूम पे चला गया था और ऑन द स्पॉट क्लास लग गया, और आ रहा था कि यूनिवर्सिटी चौराहे पे बहुत ज़्यादा भीड़, जाम में फंस गया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू 2 घंटे की क्लास है, और प्रयास किया जाएगा जो भी चीज़ पढ़ा जाए याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, कि इस तरह का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चनों का किसी भी एग्जाम में, चाहे दरोगा के एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या अन्य एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, सब में काम आ जाएगा। तो चलिए शुरू किया। किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का जो एक कोटे पत्र है? परिचय पत्र का मतलब जो है आइडेंटिटी कार्ड है। जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे जो है अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर तो होगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो होगा नहीं, पतंजलि शास्त्री तो होगा नहीं। परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का? बच्चों, N.A. पालकीवाला ने कहा था। किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। अब देखो, परिचय पत्र, ठीक है। देखो, प से परिचय होता है। देखो, प से परिचय होता है, प से पालकीवाला, प से पालकीवाला। इस तरह भी याद कर सकते हैं, या इसको ऐसे दिमाग बैठा सकते हैं। पालक, यहाँ देखो, पालकीवाला को पालक कर लो। पालक से जो है सब लोग परिचय होते हैं। पालक का साग खाए हो कि नहीं खाए हो? तो इस तरह लिंक बना देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, पालकीवाला में पालक आ रहा है कि नहीं? क्यों सौरभ, सॉरी फिरोज? तो पालक खाए हो कि नहीं? पालक की साग खाते हो? पालक का पनीर होता है, पालक का दाल होता है, बहुत मजा आता है। तो पालक जो खाते हो, ठीक है, रखे रहो, ठीक है। तो पालक से सभी लोग परिचय होते हैं। प से परिचय, पालक से सभी लोग परिचय है। तो N.A. पालकीवाला कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। इस लॉजिक से आप कोटेशन को याद करना है, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। देखेंगे प्यारे बच्चों, अर्नेस्ट बारकर कहता है कि प्रस्तावना याद रखना। इनका भी याद करो, ये भी बहुत पूछा जाता है। अर्नेस्ट बारकर कहता है कि प्रस्तावना जो है वृद्धावस्था का प्रलेख है। क्या है? वृद्धावस्था का प्रलेख है। वृद्धावस्था का प्रलेख है, मतलब बूढ़े बुजुर्ग के जो है डायरी के समान है। प्रस्तावना जो है बूढ़े बुजुर्ग के अनुभवों के समान है। मतलब इसने प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा। अर्नेस्ट बारकर क्या कहता है कि प्रस्तावना जो है वृद्धावस्था का प्रलेख है। देखो, इसको कैसे याद करोगे? देखो, ब से बारकर होता है, अब ब से वृद्धावस्था मतलब बूढ़ा व्यक्ति, मतलब बूढ़े व्यक्ति के अनुभव के समान प्रस्तावना है। ये बात याद रखना। और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उस पे जो है कुत्ते क्या करते हैं? बार्क। बार्क मतलब होता है भौंकना, ठीक है। बार्क मतलब भौंकना होता है। बार्क कर रहा है, भौंक रहा है। इस लॉजिक से लिंक कर लेंगे तो याद हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। ये बात याद रखना, इन्होंने आत्मा कहा। पतंजलि शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान थे। पतंजलि शास्त्री कहते हैं कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या कहते हैं? कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस विद्वान ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है? तो आप बताएंगे पतंजलि शास्त्री। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, पतंजलि शास्त्री जब देखेंगे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और जब शरीर निर्जीव हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है? पतंजलि, जली मतलब जला दिया जाता है। आत्मा जब शरीर से निकल गया तो शरीर क्या है? जला दिया जाता है, मतलब क्रियाकर्म कर दिया जाता है। तो पतंजलि शास्त्री कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। तो इसे थोड़ा सा लिंक बनाते जाएंगे तो हर कोटेशन आपको याद आ जाएगा एग्जाम में कभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, दमदारी से शेयर कर दीजिए। सर हमारे अभी सुन लो, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा है? सही तो, बफरिंग कहाँ हो रहा है? सही तो चल रहा है। चलो सही हो जाएगा, ठीक है, इसे बने रहो। देखो, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 117 में दिया गया, अनुच्छेद 110 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है, कि अनुच्छेद 108 में दिया गया है? ये तो बहुत ईजी है प्यारे बच्चों। 110 में देखेंगे प्यारे बच्चों, धन विधेयक का मनी बिल के बारे में उल्लेख किया गया है।
और इसको मैं आप लोग को याद करने का ट्रिक बताया था। मनी बिल को अंग्रेजी में धन विधेयक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मनी बिल कहते हैं। आप लोग को पता है मनी बिल। मनी बिल मतलब होता है धन विधेयक। अब मनी बिल में देखेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको ट्रिक बनाओगे तो एम और ओ के ले लो आप। जैसे एम है, एम को ले लो, ऐसे ओ है तो ओ के ले लो, मनी में से एम ओ निकाल लो। अब क्या करो, रबर ले लो और ये जो बीच में जो डंडी है इसको हौले हौले मिटा दो, स्लोली स्लोली। देखो ये मिट गया तो कौन सा डिजिट बना? 110 दिखाई दिया कि नहीं दिया? तो इसका मतलब मनी बिल का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है। इस लॉजिक से आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब कभी भी मनी बिल आएगा तो देखो एम, मनी से एम ले लो और ओ ले लो। अब बीच वाला जो डंडी है इसको क्या करो, आप हौले हौले मिटा दो। तो कौन सा डिजिट दिखाई दिया? 110। तो मनी बिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 110 में दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे मनी बिल 110 में दिया गया है। और एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, मनी बिल जो होता है ये राष्ट्र, देखो संसद के 3 अंग होता है, पता है आप लोग को? कौन कौन सा होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 79। सरला का नंबर याद कराया था आप लोग को, उससे आप लोग को याद किए थे। देखेंगे प्यारे बच्चों, संसद लोकसभा में देखेंगे मनी बिल जो होता है, देखिए मनी बिल जो होता है, आप जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है मनी बिल। और जब लोकसभा में पारित होता है तो मनी बिल को कहाँ ले जाया जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा चाहे या पारित करे या न करे, ठीक है, तो मनी बिल पर पूरा अधिकार लोकसभा को होता है। राज्यसभा को बस इतना है कि वो 14 दिनों तक रोक सकता है मनी बिल को। 14 दिनों के अंदर पारित कर दिया तो बहुत अच्छा, और नहीं पारित करता है तो देखेंगे भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट, और नहीं राज्यसभा पारित करता 14 दिन के अंदर तो मान लिया जाता है कि राज्यसभा भी क्या किया, 14 दिन बाद पारित कर दिया। और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में मान लीजिए पारित हो गया मनी बिल, तो कहा जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है मनी बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। क्या होता है? बाध्य होता है। इस बात को याद रखना। और भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 109 में जो है मनी बिल के जो है पारित करने की प्रक्रिया जो है विशेष प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जाता है। विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, इस बात को आपको याद रखना है। और मनी बिल पर भारत का राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। और एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दिया गया है, और अनुच्छेद 111 में 3 वीटो शक्तियां दी है। 111 कितना हुआ? 111 हुआ। पूर्ण वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो होता है, और देखेंगे आप लोग जो है पॉकेट वीटो होता है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है और पॉकेट वीटो। तो 111 तो ऐसे आपको याद रहेगा, 3 वीटो दिया गया, 111। तो देखेंगे अब एक प्रश्न ये बनता है कि क्या मनी बिल पर राष्ट्रपति जो है वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। तो देखेंगे आप लोग जो है बफरिंग, सर बहुत बफरिंग हो रहा है। एक मिनट। तो इस तरह देखेंगे यार, बफरिंग हो रहा है, सही करो, लड़के हल्ला कर रहे हैं, रुक जा रहा वीडियो। उसको बुलाओ ना, फिर उसको क्या नाम है, कुमार को, जानता है सब तक टेक्निक। देखेंगे जो है प्यारे बच्चों 117 में देखेंगे वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया। वित्त विधेयक याद रखना, वित्त विधेयक मतलब होता है फाइनेंस बिल, ये बात याद रखना। 368 में देखेंगे जो है संविधान संशोधन के बारे में दिया गया, तो सबको पता है संविधान संशोधन, इसमें संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। और देखेंगे जो है अमेंडमेंट प्रोविजन, भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। और भारत में देखेंगे प्यारे बच्चों 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। कितने प्रकार से संशोधन किए जाते हैं? तो ये बात याद रखना जो है 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। लड़के लिख रहे हैं, रुक चल रहा है सब। और देखेंगे संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, तो याद रखना जो है प्यारे बच्चों साउथ अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, ये बात याद रखना। और हमारे संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होता है, तो याद रखना मुख्यतः 3 प्रकार से संशोधन होता है। एक होता है प्यारे बच्चों साधारण बहुमत से, दूसरा जो होता है विशेष बहुमत से,
और तीसरा जो होता है विशेष बहुमत प्लस 50% से राज्य 50% से ज्यादा राज्यों की सहमति से। और देखेंगे प्यारे बच्चों 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये बहुत आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को याद करना बहुत आसान है। देखेंगे संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा में और राज्यसभा में किसी विधेयक पर, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ दिया जाए, साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, लोकसभा राज्यसभा में विवाद हो जाए, गतिरोध पैदा हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ज्वाइंट असेंबली बुलाता है। और एक बात याद रखना, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो आप बताएंगे संयुक्त अधिवेशन जो है भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखना प्यारे बच्चों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। ये बात याद रखना, स्पीकर करता है। और देखेंगे भारत में अभी तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट असेंबली बुलाया जा चुका है, तो याद रखना 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कितने बार बुलाया गया प्यारे बच्चों? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ये बात याद रखना, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? तो देखेंगे जो 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, तो चलो 1978 में देखेंगे जो है बैंकिंग अधिनियम पर बुलाया गया था। और देखेंगे जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो देखेंगे जो है पोटा कानून 2002 बनाया गया था। मतलब इसका मतलब था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, आतंकवाद निरोधक कानून था। राज्यसभा इसको पारित नहीं कर रहा था, कहा कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग होगा। तो देखेंगे जो है इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, देखेंगे जो 26 मार्च 2002 को संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जो है पोटा कानून को क्या किया गया, भारत में पारित किया गया। तो इस तरह देखेंगे जब किसी विधेयक पर गतिरोध पैदा हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत जो है ज्वाइंट असेंबली बुला सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। इसको याद करना बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आप लोगों को बताया था कि जो एम्बुलेंस सेवा जो शुरू किया गया भारत सरकार का स्वास्थ्य मिशन के तहत, उसका जो टोल फ्री नंबर होता है, टोल फ्री नंबर क्या होता है? 108 होता है। और ये बताओ आप लोग कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? इमरजेंसी में, जब राज्यसभा या लोकसभा किसी विधेयक को न पारित करे, गतिरोध हो जाए, विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इमरजेंसी में ही बुलाया जाता है। सरकार चाहती कि विधेयक लागू हो, लेकिन देखेंगे राज्यसभा नहीं पारित करने देता है, तो इमरजेंसी में बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। और देखेंगे जो है टोल फ्री नंबर 108 जो दिया गया, स्वास्थ्य इमरजेंसी जो एम्बुलेंस सेवा का जो टोल फ्री नंबर 108 है, एम्बुलेंस क्यों बुलाया जाता है? जब एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना घटना हो जाए तो एम्बुलेंस जो है बुलाया जाता है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ले जाते हैं। तो आप लोग को पता है, अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे मित्र की शादी है 108 एम्बुलेंस जो है बुक कर देना, एम्बुलेंस से लोग बारात जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी में बुलाया जाता है प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखना है। नहीं सर, सब क्लासेस चलेगा, आज सिर्फ संविधान का क्लास कर रहा हूँ। कुछ लड़के कह रहे सर संविधान का क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो संविधान का क्लास चलेगा, सीआरपीसी भी चलेगा, आईपीसी भी चलेगा, जितना मूल विधि में टॉपिक है सब चलेगा। आज सिर्फ संविधान का चलेगा, ठीक है। जैसे आप लोग का सीआरपीसी का कुछ क्वेश्चन 3 सीआरपीसी पर टेस्ट करा दिया, उसके बाद देखेंगे जो है मोटर वाहन अधिनियम पे 2 टॉपिक हो गया। आज संविधान का हो रहा है, कल कुछ और टॉपिक पर लाऊंगा मूल विधि का। तो घबराए नहीं, रोज नहीं संविधान का चलेगा, आज सिर्फ संविधान का चलेगा। कुछ लगे करे सर संविधान भी कुछ संविधान के भी कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। देखेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, सदाबहार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 दिसंबर 1946 को हुई थी कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी? इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा की देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, दूसरी बैठक कह रहा है। तो अब देखो जो 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर को जोड़ोगे तो 1 2 कितना हो जाएगा? 3, ये तो होगा नहीं। 13 को जोड़ो 1 3 मतलब 4 4, ये तो होगा नहीं। और देखोगे 11 दिसंबर 1 1 जोड़ो कितना होता है? 2। तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। मतलब देखो 11 दिसंबर 11 को जोड़ोगे तो कितना होता है? 2 होता है। अब पूछ रहा है कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो याद रखना, इस लॉजिक से याद करना, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। बात समझ में आ गया? दूसरी और 11 को जोड़ेंगे तो कितना? 1 1 कितना होता है? 2 होता है। तो इस लॉजिक से याद करना कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद हुआ कि नहीं हुआ? लिंक बना कि नहीं दिमाग में? अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक तो याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर, याद रखना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्यारे बच्चों। और इसी दिन वरिष्ठता के आधार पे सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रखना प्यारे बच्चों, सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वरिष्ठता के आधार पे जो दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन संविधान सभा के कुल कितने सदस्य उपस्थित रहे? तो याद रखना 217 सदस्य उपस्थित थे प्यारे बच्चों, 217 सदस्य उपस्थित थे। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस दिन कितनी महिलाएं उपस्थित थी? तो याद रखना 9 दिसंबर की पहली बैठक हुई थी और संयोग से देखेंगे उस दिन 9 महिलाएं संविधान सभा में उपस्थित थी। कितनी? 9 महिलाएं संविधान सभा में उपस्थित थी। इस लॉजिक से आपको याद करना है। प्रश्न आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कौन सा दिन था? ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, वो सोमवार का दिन था। कौन सा दिन था? सोमवार का दिन। कितने बजे पहली बैठक हुई थी सुबह में? तो देखेंगे प्रातः 11 बजे जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 बजे जो है बैठक हुई थी, सोमवार का दिन था, 11 बजे बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक किस स्थान पे हुआ था? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ये भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ था प्यारे बच्चों, संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। बात को याद रखना आप लोग, ये सब नोट कर लेना, ये सब पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, लाजवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा, मतलब बाल श्रम नहीं कराया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ये सब सदाबहार क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न आ रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रम नहीं कराया जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत, कि अनुच्छेद 28 के तहत, कि अनुच्छेद 27 के तहत, कि अनुच्छेद 34 के तहत? देखो प्यारे बच्चों, 14 और 24 होमोफोन शब्दों का समान उच्चारण करिए। 14-24 मतलब बाल श्रम का प्रतिशत किस अनुच्छेद में दिया गया? 24। उम्र के बच्चों को दुकानों में, होटलों में, कारखानों में, कोयला के खदानों में, उद्योग धंधों में, बीड़ी सिगरेट उद्योग में, घर मकान के निर्माण में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो क्या बताएंगे? 14 बताएं, 24 बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 24 में लिखा गया है। या ऐसे एक ट्रिक बना लेंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं और उनसे 24 घंटे काम कराया जा रहा है, तो 24 घंटे काम कराया जा, ठीक है, तो 24 घंटे, 24 से क्या याद आएगा? आर्टिकल 24। इस लॉजिक से आप याद कर लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अब कभी नहीं भूलेगा, तुरंत ये बात आपको दिमाग में ही रहेगा। समझ में आ गया? रुक रहा है सर वीडियो, बफरिंग क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों इतना बफरिंग हो रहा है? चलिए अभी सही हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ा बारिश और इलाहाबाद में हुआ है। चलो सर आपका पिक्चर सही नहीं आ रहा। तो वो सौरभ सर को बुला रहा हूँ, कोई है नहीं। मुश्किलों से कह दो तेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो कर उनको खैर। सौरभ सर फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे यार देखो बफरिंग हो रहा है, बुलाओ ना सौरभ को, देखो नहीं तो बंद कर दो क्लास, का मतलब पढ़ाने से जब नहीं चलेगा। देखो सब लड़के क्या लिख रहे हैं, कमेंट पढ़ो आप। कमेंट पढ़ो आप, कमेंट देखो क्या लिखा है। दो सिंबल दिखाई दे रहा है, लर्न टू ट्रिक 8 बजे। ये भी वो कर रहा है, देखो जो ट्रिकी वाला है, ये तारीख का लग गया है। सही चल रहा है, बताओ क्या बात है। नाइस सॉन्ग चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तुम लोग करो बफरिंग हो रहा है इसलिए हम बंद कर दिया हूँ। और 28(2) में लिखा गया है प्यारे बच्चों कि
धार्मिक मानकों के अनुसार कोई स्कूल कॉलेज है, शिक्षण धार्मिक मानकों कोई सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज है और धार्मिक मामलों के अनुसार स्थापित है, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और 27 में लिखा गया प्यारे बच्चों कि धार्मिक करों का पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। 27 में क्या है? धार्मिक करों का पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। याद रखना, धार्मिक करों का, ठीक है, धार्मिक करों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मतलब धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कर मतलब टैक्स, धार्मिक करों को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। और 34 में लिखा गया है कि जिस राज्य में सेना विधि लागू है, मार्शल लॉ लागू है, और उस मार्शल लॉ से वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि सेना विधि से उस राज्य के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 34 में यह बात लिखा गया प्यारे बच्चों। तो हर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताओ, भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए थे। कौन से दो ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए थे? हाँ, 3 बार पारित हुआ है, सही है। तो जल्दी से बता दो, भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण की तेज बहादुर सप्रू? जल्दी से बता दो कि दोनों लोग, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? देखिए प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से जो है जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर दोनों लोग इस्तीफा दे दिए थे। और देखेंगे जो है सी इज राइट आंसर प्यारे बच्चों। इसका मैं एक ट्रिक बताया था आप लोग को, बहुत अच्छा ट्रिक है। शोले मूवी देखे आप लोग? फिर शोले देखे हो? शोले मूवी में देखेंगे, शोले में देखेंगे जय है, वीरू है, धन्नो है, बसंती है, मौसी है आप लोग की। उसके बाद देखेंगे जो है गब्बर है, कितने आदमी थे कालिया, क्यों? यही डायलॉग है ना। तो शोले मूवी में आप लोग देखेंगे जो है, कहता है वीरू, कहता है जय से कि जय तेज भाग, जय तेज भाग, नहीं तो गब्बर पकड़ लेगा। यही शोले मूवी में कहा गया है। वीरू कहता है कि जय तेज भाग, नहीं तो गब्बर पकड़ लेगा। ये डायलॉग तो याद रहेगा फिल्म का, फिल्म तो भूलता नहीं है। तो देखेंगे जो है जय से क्या हो जाएगा? जय प्रकाश नारायण, ये भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। और तेज से क्या हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू, ये भी भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए। अब भाग मतलब क्या हो जाएगा? त्याग पत्र। भाग मतलब क्या हो जाएगा? त्याग पत्र। ये त्याग पत्र दे दिए थे। क्यों त्याग पत्र दे दिए थे? क्योंकि ये लोग अस्वस्थ रहते थे, बीमार रहते थे। ये लोग कहे कि जब हम लोग खुद ही अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो हम लोग संविधान का निर्माण कैसे, स्वस्थ संविधान का निर्माण करेंगे? इसलिए भारतीय संविधान सभा की सदस्यता से क्या कर दिए? त्याग कर दिए। तो फिल्म का डायलॉग आपको याद रखना है, ट्रिक बना दिए, जय तेज भाग। जय से जय प्रकाश नारायण हो जाएगा और तेज से हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। भारतीय संविधान सभा के सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए। और एक बात याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पहली बार जो है भारतीय संविधान सभा में जो है ये पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए से। कहां से? पूर्वी पश्चिम बंगाल से। याद रखना, ये पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। याद रखना, पूर्वी पश्चिम बंगाल से। और आप लोग को पता है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पश्चिम बंगाल जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। मुस्लिम लीग के सहायता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है विजयी हुए थे पूर्वी पश्चिम बंगाल से। और जब देश का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पश्चिम बंगाल पूर्वी पश्चिम बंगाल जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। जो 1971 में इंदिरा गांधी जो है पाकिस्तान से पूर्वी पश्चिम बंगाल को जो है स्वतंत्र करा दी, जो आज बांग्लादेश बना हुआ है। तब देखेंगे जो है अब जयप्रकाश नारायण, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो त्याग पत्र दे दिए वहां से, क्योंकि अब वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तब देखेंगे जो है BN राव, याद रखना, BN राव, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात किए। राजेंद्र प्रसाद जो है देश के उस समय राष्ट्रपति थे। कहे कि भारत की संविधान सभा में दलित नेता होना जरूरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनकर आना बहुत जरूरी है, ऐसा है, कुछ करिए। तब देखेंगे जयप्रकाश नारायण जो है मुंबई प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री थे। BG खेर, क्या नाम था इनका? BG खेर। BG खेर ये प्रधानमंत्री थे उस समय, मतलब ये प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे BG खेर।
पीजी खेर से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे कि ऐसा सा मामला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में चुना जाना बहुत जरूरी है, कुछ व्यवस्था करिए। तो कहा गया, देखेंगे लोग कहे कि ऐसा है कि देखेंगे जो है जयकर, आर.एम. जयकर जो है मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से जो है वो निर्वाचित हो चुके थे। उनसे कहा गया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, आपके स्थान पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान सभा में चुनकर भेजा जाएगा। एक कांग्रेसी थे, कहे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, बहुत मेहनत करके जो है चुन कर आया हूँ। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, तब देखेंगे आर.एम. गांधी जी को पता चला, गांधी जी जो है, गांधी जी के आर.एम. जयकर जो है भक्त थे, बहुत मानते थे। गांधी जी कहे कि नहीं, दलित नेता होना जरूरी है। तो देखेंगे गांधी जी जो है आर.एम. जयकर से कहे कि ऐसा मैं कह रहा हूं, आप जगह खाली कर दीजिए, आपकी जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में आएंगे। तो इस तरह देखेंगे गांधी जी के कहने पे जो है जयकर जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए और इनके स्थान पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोबारा, याद रखना, दोबारा जो है मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से, जिसको पहले पूना कहा जाता था, पुणे से भारतीय संविधान सभा के लिए क्या किया गया, निर्वाचित किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार जो है पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, दोबारा जो है उनको मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से निर्वाचित किया गया था। ये बात याद रखना, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुणे को पहले पूना कहा जाता था, इस पर गाना भी बना था कि दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। ठीक है, उस लॉजिक से याद कर सकते हैं, गाने से भी याद कर सकते हैं। 8 बजे समझ रहा था, चलिए कोई बात नहीं। चले, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? देखो अभी जस्ट मैं बताया हूं, ट्रिक भी बताया हूं, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। पूना मतलब पुणे से चुनकर आए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से, कि मद्रास से, कि बलूचिस्तान से, कि संयुक्त प्रांत से। तो देखेंगे बच्चों, मुंबई प्रेसिडेंसी से। बलूचिस्तान एक कमिश्नरी क्षेत्र था और यहाँ से एक व्यक्ति संविधान सभा में चुनकर आया था, लेकिन देश के बंटवारे में बलूचिस्तान को किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। अब भारत का यह राज्य नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट। अब देखो प्रश्न आता है कि उत्तराखंड से कितने सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? बस थोड़ा सा लॉजिक लगाते जाओगे, सब याद हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देखेंगे ताउम्र याद रहेगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप लोग प्यारे बच्चों। तो जल्दी से बता दें कि उत्तराखंड से कितने सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? 1 की 2 की 3 की 4? तो देखो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड ऐसे लिखते हो ना, उत्तराखंड ऐसे लिखते हो, तो देखो ऊ की बनावट कैसे दिखाई दे रहा है, 3 की तरह। तो उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने सांसद जाते हैं? ऑप्शन में देख लो, कहीं 3 दिखाई दे रहा है, उस पर टिक लगा दो, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी से संबंधित संशोधन है 101 संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन। ये चारों संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है और दरोगा के एग्जाम में चारों संशोधन में से एक संशोधन पक्का रहेगा। मैं गेस कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, एक क्वेश्चन आउट कर दिया हूं दरोगा का, याद रखना। संशोधन से यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, सब लेटेस्ट संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया जवाब दे रहा, सबका आंसर सही आ रहा है। तो जीएसटी से संबंधित, जीएसटी से संबंधित जो है, जीएसटी 18% जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी क्या है? गुड सर्विस टैक्स, एक तरह से टैक्स होता है। टैक्स में क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। तो आप लोग देखेंगे जो है, कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं तो न्योता कितना देते हैं? 100 रुपये नहीं देते हैं, 101 रुपये देते हैं। कोई भी शुभ काम जो है काम होता है तो 101 देंगे, नहीं तो 51 देंगे, ठीक है, 50 नहीं देंगे। तो याद रखना जीएसटी जो है 101, ठीक है। मतलब आप कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं लड़की के, तो 101 रुपया, क्यों फिरोज, कितना दिया जाता है? न्योता में कितना दिया जाता है? 101 दिया जाता है, क्यों? तो इस तरह याद करेंगे, जीएसटी वाला जो संशोधन है 101 है, ये भूलना नहीं आप लोग, ठीक है। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? कहीं भी आप जाएंगे तो 101 जो है आपको न्योता देना पड़ेगा। अरे 501 भी दे सकते हो, 1001 भी दे सकते हैं, 10,001 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको याद करना है
101 दिया जाता है। बात समझ में आ गया? तो इस लॉजिक से आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। हाँ, 101 मुंह दिखाई, देखो 101 मुंह दिखाई, गधे कहीं के, ना कटवाओगे क्या है, 101 कह रहा कि मुंह दिखाई, पता चल जाए कितने कंजूस हो। अब जिस तरह इस तरह भी याद कर सो, एक मुंह दिखाई 101 रुपया दे दिए, ठीक है। चलो अब यहां तक समझ में आ गया। 102 में क्या है, देखो प्यारे बच्चों, 102 में जो है ओबीसी आयोग को याद रखना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओबीसी आयोग जो है, इसको याद रखना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बात याद रखना, संवैधानिक दर्जा दिया गया, इस बात आपको याद रखना, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, ओबीसी आयोग को। और देखेंगे 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन 2020 में हुआ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से दो बातें हमारे संविधान में जोड़ी गई है, ये भी संशोधन पक्का पूछा जा सकता है। और देखेंगे इसमें कहा गया है 104 संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एससी और एसटी का आरक्षण जो है 2030 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 334 में संशोधन करके आरक्षण जो है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके मतलब एससी एसटी को आरक्षण 2030 तक मिलेगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, 104 संविधान संशोधन। और 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, इसी संशोधन के माध्यम से जो है लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया, जो 331 में दिया गया था। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से याद रखना प्यारे बच्चों, एक एंग्लो इंडियन जो है विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता था अनुच्छेद 333 के तहत, ये भी प्रावधान खत्म कर दिया गया। इस बात को याद रखना। तो अब देखो 333 भी चर्चा का विषय है, ये भी 333 पूछ देगा, अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है, और ये भी पूछ सकता है कि 331 किससे संबंधित है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गया? और अनुच्छेद 103 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। तो देखो आर्थिक रूप से, देखो इसको कैसे याद करोगे, ये संविधान संशोधन को याद कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। आर्थिक रूप से 10% जनरल वालों को जो है क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो देखो आर्थिक में अ की बनावट कैसा है, 3 की तरह, और 103 में 3 आ रहा है। तो इस लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। 103 में देखेंगे आर्थिक रूप से अ की बनावट 3 की तरह, इस तरह लिंक लगा देंगे तो 103 में जो है आर्थिक रूप से जो जनरल बच्चे हैं, ठीक है, उनको 10% जो है इस शिक्षण संस्थाओं में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 103 संविधान संशोधन। और 3 देखेंगे अ की बनावट आर्थिक रूप से, आर्थिक लिखते हो उसमें अ की बनावट 3 की तरह है, इस तरह लिंक कर देंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बात आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, इस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा प्रश्न है, लेकिन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य था। और देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि भारत के नागरिकों को 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दिया जाए। लेकिन देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य हम लोग को दिया, फंडामेंटल ड्यूटी 10 मौलिक कर्तव्य दे दिया। लेकिन देखेंगे 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य में लिखा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अवसर देना माता पिता का कर्तव्य है। और देखेंगे प्यारे बच्चों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो ये बात याद रखना जो है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। इन्हीं के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य का पालन करेगा उसको मारूफ सर जो है 11 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बात समझ में आ गया? तो कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य हम लोग को दिया गया है। आप मौलिक कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपको जो है 11 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, मारूफ सर देंगे, याद रखना, ठीक है। तब इस तरह लॉजिक से आप याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब देखो मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था। प्यारे बच्चों देखो इसको याद करना बहुत इजी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर अंबेडकर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जल्दी से बता दो।
मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दो। दमदारी से शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़िए, आप लोग सब याद हो जाएगा, बस देखते रहो आप लोग। मौलिक, देखो इस कमेटी को आसानी से याद कर सकते, देखना, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। इस कमेटी को पढ़ने पर इसका नाम बहुत बड़ा आ रहा है, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। अब ऑप्शन में देखना किसका नाम बहुत बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम थोड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति में जो है कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखना 54 सदस्य थे, सबसे बड़ी समिति थी। और सबसे बड़ा समिति का जो अध्यक्ष है उसका नाम भी बहुत बड़ा है, और इस समिति का भी नाम बहुत बड़ा है, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। बात समझ में आया? और अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में इसको भी याद कर लो, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। उसी से याद रख लो, 54 में निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के देखेंगे विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, इसी से निर्वाचक मंडल बनता है। बात समझ में आ गया? ये बात आपको याद रखना है। अब जीवन में कभी पूछा जाएगा तो इसको आसानी से बता सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर से क्या खाए हो आप लोग? चलिए, सी इज राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देखेंगे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये हमेशा पूछा जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा फहराने के बाद प्रसाद में क्या मिलता है? बताओ फिरोज, झंडा फहराने के बाद प्रसाद में क्या मिलता है? लड्डू। खाए हो लड्डू? बहुत खाया है यार बच्चों। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को तो हम लोग इंतजार करते थे कि कब आए कि लड्डू खाने को मिले। पूरे गांव में प्रभात फेरी होता था, और क्लाइमेक्स में तो मारूफ से तो रोजे लड्डू बंटवाते हैं। ये समोसा लड्डू तो आम बात है। दुनिया का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जो अपने बच्चों को जो है जितना फीस लेता है मिठाई समोसा खिलाने में ही खर्च कर देते हैं। समझ में आ गया? तो देखोगे जो है जब झंडा फहराने के बाद जो है उसके बाद गीत वोत होता था, उसके बाद जो है लड्डू मिलता था सबको। लड्डू खाने के लिए हम मुंह में पानी आ जाता था। और लड्डू मिलता था, उसके बाद फिर साइकिल स्टैंड तक जाकर फिर दोबारा जो है हम लोग चले जाते थे लाइन में। आज जब गुरुजी पहचान लिए कि दोबारा आया लड्डू खाने, तो एक कंटाप लगा देते कान के नीचे, और नहीं पकड़ पाए और दूसरा लड्डू मिल गया, खा लिए, तब जैसे लगता था कि नोबेल पुरस्कार मिल गया, भारत रत्न से सम्मानित हो गए, इतना खुशी मिलती थी। लगभग आप लोग भी किए होंगे। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे, इस तरह का हुआ हो तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ बंटवा दीजिए सर। हाँ बंटवा देंगे, घबराओ नहीं। ठीक है, तो झंडा फहराने के बाद प्रसाद में क्या मिलता है? लड्डू। और देखेंगे जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखो प्रारूप में रूप आ रहा है, रूप किसका सुंदर है? अंबे माता का। रूप किसका सुंदर है? अंबे माता का। अंबे मतलब दुर्गा माता बहुत सुंदर है। तो देखो प्रारूप में रूप आ रहा है कि नहीं? रूप किसका सुंदर है? अंबे का। अंबे से अंबेडकर, और रूप से क्या याद आएगा? प्रारूप। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 लोग थे। और देखेंगे जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखेंगे 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसका रिजल्ट कब, इसका सुझाव कब आया था, रिपोर्ट कब आया था? 21 फरवरी 1948 को आया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और देखेंगे जो है कृष्णा स्वामी अय्यर जो है देखेंगे जो है इसके भी सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर भी इसके सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला खां एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। के.एम. मुंशी भी इसके सदस्य थे। एन माधव राज जो है बी.एल. मित्र के जगह जो है त्याग पत्र देने की वजह से एन माधव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। और देखेंगे जो है डी.पी. खेतान का मृत्यु होने पर जो है टी.टी. कृष्णमाचारी को जो है प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। बात समझ में आ गया? तो इस तरह 7 लोग थे प्रारूप समिति में। बात याद रखना प्यारे बच्चों, 7 लोग थे। सर आप बहुत क्यूट हो, धन्यवाद। और देखेंगे प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। सलाहकार समिति के, याद रखना, सलाहकार
समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों। सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो देखेंगे सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखो सलाहकार समिति जैसे कहेगा आपको सलाह लेना है तो किससे सलाह लेंगे? बड़े भाई से। क्यों फिरोज? तुमको सलाह लेना हो तो किससे लेंगे? भाई से लेंगे। कान वाला भाई नहीं, मुंबई वाला भाई नहीं। ठीक है, तो सलाहकार समिति जैसे सलाह कहेगा तुरंत भाई याद आ जाएगा। सलाह किससे लेंगे? भाई से लेंगे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस लॉजिक से आपको याद करना है। देखो सलाहकार और सरदार ये भी मिल रहा है, शब्दों का उच्चारण करो सलाहकार और सरदार। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह भी याद कर सकते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखना प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न बनता है। और देखेंगे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखोगे प्यारे बच्चों संघ संविधान समिति, ये पूछा जाता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, बहुत इजी क्वेश्चन सब आता है। एक समिति तो जरूर पूछा जाता है, दरोगा में भी देखेंगे एक क्वेश्चन अध्यक्ष से जरूर पूछा है। संविधान सभा से एक प्रश्न बनता है और दूसरा प्रश्न जो है संविधान सभा की प्रमुख समितियों से अध्यक्षों का नाम पूछा जाता है। ये बात आपको याद रखना। और एक समिति बनाई गई थी संघ शक्ति समिति, याद रखना। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जल्दी से बता दो। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दो। तो याद रखना प्यारे बच्चों, देखो संघ में बिंदी आ रहा है और ऑप्शन में देखना किसके नाम में बिंदी आ रहा है। इस लॉजिक से लिंक कर देंगे तो याद हो जाएगा। पंडित में बिंदी आ रहा है, संघ में बिंदी आ रहा है, इस लॉजिक से याद कर देंगे तो याद रहेगा। संघ शक्ति समिति, देखो संघ में बिंदी आ रहा है और पंडित के नाम में भी पंडित में भी बिंदी आ रहा है, तो इसका मतलब संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस लॉजिक से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बात याद रखना। याद हो गया ना। राजेंद्र प्रसाद जो है देखेंगे जो है राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति की भी अध्यक्ष थे। भाई राजेंद्र, राजधन इंद्र, इंद्र देवता को जो है देवताओं का देवता कहा जाता है। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो इंद्र देवता है। ऋग्वेद में कहा गया सभी देवताओं में इनको देवताओं का राजा कहा गया। देवताओं का राजा इंद्र को कहा गया। इंद्र भगवान को राजेंद्र भी कहा जाता है। राजधन इंद्र। आपको झंडा फहराना हो, देवताओं को बुलाना हो तो किस देवता को बुलाना पसंद करेंगे? राजेंद्र, मतलब इंद्र देवता को बुलाएंगे। और संचालन करना हो संविधान सभा का तो किसको बुलाएंगे? संचालन, तो उन्हीं को बुलाओगे जो श्रेष्ठ होंगे। तो इंद्र देवता श्रेष्ठ हैं तो उन्हीं को संविधान सभा का संचालन वही करेंगे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष पूछ देगा तो आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। और देश के जो है पहले राष्ट्रपति थे, याद रखना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। और ये भारत के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं। बात याद रखना, सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं। किसी से डरते नहीं थे और बहुत अच्छे से काम करते थे। अब भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो सुरती खाते थे। याद रखना, इस सुरती खाने वाले पहले राष्ट्रपति भवन में सुरती खाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गया? ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट। अब बता दो जल्दी से, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कि आचार्य JB कृपलानी थे कि HC मुखर्जी थे? HC मुखर्जी थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? गलत नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे, लिंक बना लोगे तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बस कोई चीज पढ़िए तो उसको सोचो कि उसको कैसे हम याद कर सकते हैं। आप वैसे रट्टा मारेंगे, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है, दिमाग का सर्वर एग्जाम में वैसे डाउन हो जाता है। रूम पे आओ तो दिमाग काम करता है, एग्जाम हॉल में दिमागे नहीं काम करता है। इसीलिए ट्रिक सब काम आएगा। ये सब जो लिंक बना देंगे, ट्रिक से दिमाग में सेट कर लेंगे तो एग्जाम में कितना भी प्रेशर आ जाए, दबाव आ जाए, कम समय रहे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप पढ़ाई लिखाई करके, कोचिंग करके जब घर जाते हैं, कपड़ा निकाल के ऐसे फेंक देते हैं आप कि जाओ कहीं टंग जाओ, नहीं। आप जाते हैं कोचिंग से, क्लास करके यहाँ से जब निकलते हैं आप लोग सुपर क्लाइमेक्स से, तो घर पे जाते हैं, कपड़ा निकालते होंगे, दरवाजे के पीछे खूंटी लगाए होंगे, हैंगर लगाए होंगे, दीवालों पे कील लगाए होंगे, वहां कपड़ा आराम से निकाल कर वहीं टांग देते हैं, वहीं स्थिर पड़ा रहता है। अगले दिन फिर नहा धोकर क्रीम पाउडर लगाकर और फिर कपड़ा पहन कर क्या करते हैं, फिर चले आते हैं आप लोग पढ़ने। वैसे ज्ञान है, जो भी आप ज्ञान ले रहे हो उसको कहीं कील में टांगो, हैंगर में टांगो, तभी वो दिमाग में स्थिर पड़ा रहेगा। ऐसे रट्टा मारते रहेंगे, तथ्यों को याद करेंगे बिना आधार के तो दिमाग में बैठेगा नहीं, नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है।
वेरी गुड, सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है प्यारे बच्चों। तो संघ संविधान समिति है, देखो संघ में बिंदी आ रहा है, किसके नाम में बिंदी आ रहा है, देखो पंडित में बिंदी आ रहा है, तो मतलब संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अभी जस्ट बताया हूं। आचार्य जेबी कृपलानी, ये जो है मौलिक अधिकार, याद रखना प्यारे बच्चों, ये मौलिक अधिकार, याद रखना मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। इसको कैसे याद करोगे, देखो फिरोज, इसको कैसे याद करोगे, मारूफ सर का है कि जो मौलिक अधिकार का पालन करेगा उसको जलेबी मिलेगा सुबह सुबह खाने में। जलेबी से क्या याद आ जाएगा, जेबी कृपलानी, ऑप्शन में जेबी दिखाई देगा, अब जलेबी पहले याद आएगा, आचार्य जेबी कृपलानी बाद में याद आएंगे। तो आचार्य जलेबी आपको तुरंत याद किसको दिला देगा, जेबी कृपलानी को दिला, ट्रिक लगा देना। हाँ, जेसीबी से भी याद कर सकते हो, हर जगह जेसीबी से खुदाई हो रहा है, हर जगह देखो खुदा ही खुदा दिख रहा है, समझ में आ गया, इस तरह याद करेंगे। और देखेंगे प्यारे बच्चों एच.सी. मुखर्जी, देखेंगे कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक, याद रखना अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके एच.सी. मुखर्जी थे। रानी मुखर्जी से याद कर लो आसानी से, देखोगे हीरोइन जो है रानी मुखर्जी, नाम सुने होंगे, रानी मुखर्जी, चोरी चोरी चुपके चुपके, बहुत अच्छी मूवी लगी हमको, ठीक है। तो एच.सी. मुखर्जी कुछ समय के लिए मान लो जो है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है, रानी मुखर्जी हैं। अब एग्जाम में आएगा कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है, और ऑप्शन में यही रहेगा एच.सी. मुखर्जी, तो रानी मुखर्जी तुरंत आपको याद दिला देंगे, इसी पे लगाओ, मुखर्जी वाला ही हो सकता है 100%, तो मुखर्जी पे ट्रिक लगा देना। या ऐसे भी याद कर सकते, देखो अल्पसंख्यक में ख आ रहा है, अब मुखर्जी में भी ख आ रहा है, इसे लिंक कर दो तो आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, चलो तो इस तरह याद करेंगे तो याद रहेगा। देखेंगे प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय, याद रखना प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, याद रखना प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, याद रखना प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों प्रांतों को भारत में शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, याद रखना। तो जैसे पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जाना है। आज देश का एकीकरण हुआ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है, इसीलिए इनके जो है देखेंगे आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया, तो इस तरह याद करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए तो अब कोई भी कमेटी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूछा जाएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूछा जाएगा मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, नाम बहुत बड़ा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति में कुल कितने लोग थे, 54 लोग थे। प्रश्न आएगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा फहराने के बाद प्रसाद में लड्डू खाते हो। उसके बाद देखेंगे पूछा जाएगा सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सलाह किससे लेंगे, भाई से लेंगे, तो देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतों को भारत में शामिल करने में, देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो आप लोग बताएंगे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। पूछा जाएगा संचालन समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन संचालन करेगा, जो श्रेष्ठ होगा, राजेंद्र, इंद्र देवता को राजेंद्र कहा जाता है, वो देवताओं के राजा कहलाते हैं, तो उन्हीं को संचालन करने के लिए दिया जाएगा जो श्रेष्ठ है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, आप बताएंगे जो है संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखेंगे जो है कार्य संचालन समिति पूछा जाएगा, तो मुंशी जी बताना, के.एम. मुंशी पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है कि कार्य संचालन समिति, एक अध्यक्ष का नाम जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, अब कभी नहीं भूलोगे। प्रश्न आएगा कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष, याद रखना कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, याद रखना के.एम. मुंशी। बात समझ, देखो क से कार्य, क से के.एम. मुंशी, इस तरह लॉजिक से याद कर लेना। फिल्मों में देखेंगे जो मुंशी जी का कैरेक्टर देखे होंगे आप लोग, मुंशी जी टोपी सफेद तिकोना लगाए रहते हैं, और उसके बाद देखेंगे चश्मा एक गोल सा लगाया रहता है, उसमें धागा लटका रहता है, रजिस्टर लिए रहते हैं, मुंशी जी कहाँ है, मुंशी जी ये काम किए कि नहीं, मुंशी जी ये काम किए नहीं। मतलब मुंशी जी का कैरेक्टर ऐसा होता है, भागम भाग वाला होता है, पूरी जिम्मेदारी या काम करने का ठेका ले लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया।
तो कार्य संचालन समिति, ठीक है, कार्य बहुत दिखाते मैं करता हूँ, लेकिन मुंशी जी कभी फिल्मों में मुंशी जी जो है ना उनका कैरेक्टर बहुत दुष्टई वाला भी हो जाता है, कभी कभी जो है छेड़खानी उड़खानी भी कर देते हैं, तो पिटाई भी बढ़िया से हो जाता है, समझ में आ गया। तो याद रखना, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे, के एम मुंशी, के से कार्य, के से के एम मुंशी। और के एम मुंशी ही कहे थे कि प्रस्तावना भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है। और देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के एम मुंशी थे। ये भी प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, ये सब बातें आपको याद रखना है। चलिए कोई बात अन्यथा में नहीं लेना है, बस याद करना है, दिमाग में बैठाना है। चलो बताओ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब दे दें, किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, कार्यपालिका से अलग किया गया, जल्दी से बता दे किस अनुच्छेद के तहत, जल्दी से बता दे किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत, अनुच्छेद 49 के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत। तो देखेंगे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया, मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में तीन शासन के 3 अंग होते हैं, और किसके मध्य जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, मतलब किसके 2 के मध्य जो अलग अलग दोनों बटे हुए हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 50 50-50, मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, 50-50 बराबर बराबर बांट दिया गया। भैया न्यायपालिका अपने काम पे करेगा, कार्यपालिका अपने विषय वस्तु पे काम करेगा, एक दूसरे के मामलों में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया 50-50, इस तरह याद करना आप लोग। तो हमारे यहाँ देखेंगे न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। अमेरिका में जाएंगे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के मध्य जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, तीनों के मध्य जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, रेड शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे। तो मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है प्यारे बच्चों, मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना। जल्दी से बता दें अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 48 में बाबा जी की सेना है, ठीक है, बाबा जी की सेना मतलब गौ हत्या का प्रतिषेध की बात किया गया है। इसमें 48 में लिखा गया है कि राज्य गौ हत्या का प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 49 में क्या है, इसमें कहा गया कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। और अनुच्छेद 51 में देखेंगे प्यारे बच्चों, भारतीय विदेश नीति का आधार है, भारतीय विदेश नीति का आधार। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस नीति निदेशक तत्व को भारतीय विदेश नीति का आधार कहा जाता है। भारतीय विदेश नीति का याद रखना, भारतीय विदेश नीति का आधार, भारतीय विदेश नीति का आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखना जो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में राज्य को निर्देश देता है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, युद्ध नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून संधि समझौतों का पालन करेगा। 2 देशों के मध्य युद्ध होने की संभावना है तो भारत मध्यस्थता करके उसको सुलझाने का प्रयास करेगा। तो प्यारे बच्चों, इतिहास उठाकर देखो, और जो भारत की विदेश नीति बनाई गई है इसी अनुच्छेद को उसमें शामिल कर लिया गया है कि भारत किसी देश पर युद्ध नहीं करेगा, युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करेगा, साम्राज्यवादी नीतियों को फैलाएगा नहीं, ये बात याद रखना। इतिहास उठा के देखिए, आज तक भारत किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश पर युद्ध नहीं किया। ये भी नहीं कि हम लोग चूड़ियां पहने हैं, हमारे पास परमाणु बम है, बैलिस्टिक मिसाइल है, घातक घातक हथियार है, दुनिया के भारत की सेना चौथी सेनाओं में गिनी जा रही है। कोई हम पर युद्ध करता है तो हम भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। 1962 का भारत नहीं है, 21वीं सदी का भारत है, ये बात याद रखना, 21वीं सदी का भारत है, ये बात आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन हम पहले किसी पर परमाणु बम, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि कारगिल युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, कारगिल युद्ध हो रहा है, कि परमाणु बम पाकिस्तान भी फेंक सकता है, आप भी फेंक सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कूटनीतिक बात किए, कहे कि पहले आप, कहने का मतलब मेरे पास परमाणु बम है, मैं पहले यूज नहीं करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो है छवि भी भारत की गई, भारत एक जिम्मेदार देश है, परमाणु बम में कहता है कि हम पहले नहीं फेंकूंगा, लेकिन जरूरत पड़ा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये बात याद रखना। तो इस तरह देखेंगे अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। आज तक भारत किसी देश पर युद्ध नहीं किया, ना हम युद्ध को प्रोत्साहित करते हैं, और हमारी भारत की सेना किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेती। अमेरिका देखेंगे जो है बहुत से, इराक युद्ध हुआ, लीबिया सीरिया युद्ध हुआ, अफ्रीका में युद्ध करता है,
कई बार अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि अपनी सेना भेजिए। अमेरिका ने कई बार भारत की सेना मांगा, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया कि कहा कि हम युद्ध के शांति की बात करो, जहां शांति की बात करिए, जहां शांति चाहिए, जहां शांति की बात करिए, शांति के लिए हमारी सेना मांगिए तो हम देंगे, लेकिन हम अपना भारत की सेना युद्ध के लिए नहीं दे सकते हैं। ये बात याद रखना। और एक बार देखेंगे श्रीलंका में जो है राजीव गांधी जो है भारत की सेना भेज दिए थे लिट्टे के खिलाफ, जिसकी वजह से देखेंगे राजीव गांधी को जो है, ठीक है, सुसाइड बम वाले जो है खत्म कर दिए, ठीक है, लिट्टे वाले मार दिए। तो इस तरह देखेंगे भारत जो है गांधी का देश है, कबूतर उड़ाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, गौतम बुद्ध महावीर जैन का देश है। हम जो है हिंसा पे विश्वास नहीं करते, हम अहिंसावादी देश हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट, गांधी वाले हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से कितने सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते? बस आज का क्वेश्चन देख लेंगे, जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी इसका आंसर गलत नहीं होगा। बहुत अच्छा, देखो फिरोज क्या, चलो मध्य प्रदेश से कितने सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं? 10 की, 31 की, 11 की, 1? जल्दी से बता दो। मध्य प्रदेश को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? एमपी, पता है? तो मध्य प्रदेश से कितने सांसद राज्यसभा के लिए जाते हैं? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 11 सांसद राज्यसभा के लिए जाते हैं। इसका ट्रिक देखो, बना लो, ट्रिक दिमाग में बैठा लो, कभी नहीं भूलेगा। एमपी का एम ले लो, एमपी का ऐसे एम ले लो, एमपी का एम ले लो, और जो रबड़ लेकर ये बीच वाला जो डंडी है इसको स्लोली मिटा दो। तो कौन सा डिजिट बना? 11। तो एमपी से कितने सांसद जाते हैं? 11 सांसद। अब कभी नहीं भूलोगे, इस लॉजिक से आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 10 में किया गया है प्यारे बच्चों, कि भाग 13 में किया गया है, कि भाग 12 में किया गया, भाग 9 क में किया गया है? गलत ना बताना प्यारे बच्चों, एकदम सही बताना, जल्दी से बता दें। देखेंगे जो है नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 10 में किया गया है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, भाग 10 में जो है SC/ST संबंधी प्रावधान किया गया है, SC/ST एरिया के बारे में दिया गया, तो ये तो होगा नहीं। 13 में जो है भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के बारे में दिया गया है, तो बी तो होगा नहीं। 12 में देखेंगे संविधान के भाग 12 में जो है केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध के बारे में दिया गया है। वित्तीय संबंध याद रखना, वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन की बात किया गया है। इसके मतलब देखो, नगर पालिका 9 से 9 हो जाएगा, का नगर पालिका क से क हो जाएगा, तो नगर पालिका का उल्लेख 9 क में दिया गया है, बात याद रखना, ठीक है। नगर पालिका 9 से 9 हो जाएगा, का नगर पालिका का लास्ट में क्या रहा है? का, तो क हो जाएगा, तो नगर पालिका का उल्लेख 9 क में दिया गया। इस तरह आपको याद रखना है। और भाग 9 में देखेंगे, याद रखना पंचायत है, आप लोग बताया था भाग 9 में क्या है, हमेशा पूछा जाता है पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आप अंग्रेजी में पंचायत ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखेंगे संयोग से जो है पंचायत में कुल कितने अक्षर हैं? 9 अक्षर है, तो पंचायत का उल्लेख किस में है? भाग 9 में है। और देखेंगे हिंदी में इसी को पंचायत लिखा जाता है, पंचायत, याद रखना प्यारे बच्चों। तो इसको संधि विच्छेद करो, 5 4 कितना होता है? 9 होता है, तो पंचायत का उल्लेख भाग 9 में है। तो 9 तो आपका क्लियर है, तो 9 को में नगर पालिका है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह देखेंगे, आसानी से आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना बहुत अच्छा है। हाँ, भाग 10 में देखेंगे SC/ST एरिया, याद रखना ST एरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। SC/ST देखो, SC/ST एरिया देखो, S की बनावट 5 की तरह है, SC का 5 ले लो, ST का 5 ले लो। S कर लोगे तो 5 की तरह है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10। तो इसका मतलब 10 में देखेंगे प्यारे बच्चों SC/ST के बारे में दिया गया है। और 13 में देखेंगे जो है कहा गया है, 13 में भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। इसको याद करेंगे, ट्रिक बना लेंगे। बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। लॉकडाउन में क्या करेंगे सौरभ सर? बहुत बहुत धन्यवाद। वो ठंडा है, गर्म हो जाए, सही समझ में आ गया? तो 13 में क्या? केंद्र भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार। इसको कैसे करेंगे याद? कि बहुत हुआ तेरा इंतजार, अब करेंगे व्यापार। 13 से क्या हो जाएगा? 13, अब व्यापार मतलब भारत के भीतर व्यापार करेंगे। और देखेंगे 12 में देखेंगे केंद्र राज्य के मध्य संबंध के बारे में दिया गया। केंद्र राज्य
ठीक है, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, भाग 12 में है। इसको कैसे याद करेंगे आप लोग? तो याद रखना जो है बहुत, देखो 12, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्यों? रुपया मतलब वित्त, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, बड़ा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। इस लॉजिक से आप पढ़ सकते हैं। हाँ 2 घंटा का है ना, हाँ 2 घंटे का है ना, पढ़ाने दो आप लोग, 15 मिनट कर चलेंगे ना। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? नहीं 9 बजे तक। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? जल्दी से बता दे, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। अनुसूची 2, देखो मांगने का भाव आ रहा है सौरभ सर, 2 क्या 2? नहीं, अनुसूची 2 क्या 2? वेतन 2। भाई जो नौकरी पा जाओगे, दरोगा बन जाओगे, तो अनुसूची 2 के तहत क्या करोगे? 2 क्या 2? वेतन 2। इस तरह देखेंगे जो है अनुसूची 2 में जो है वेतन संबंधी बातें दी गई। प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, अनुसूची में वेतन संबंधी बातें दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्यारे बच्चों याद रखना है 11वीं अनुसूची में देखेंगे ग्राम पंचायत है। 11वीं अनुसूची हमेशा पूछा जाता है। और देखेंगे जो है 10 दल बदल, देखेंगे प्यारे बच्चों ये 10वीं अनुसूची में देखेंगे दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। और देखेंगे नगर पालिका का उल्लेख जो है 12वीं अनुसूची में दिया गया। प्यारे बच्चों 12वीं अनुसूची में याद रखना, 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका के बारे में दिया गया। देखो गौ से 11वीं होता है, गौ से ग्राम पंचायत होता है। 10वीं ऐसे लिखा जाता है, 10वीं, द से 10वीं और द से दल बदल होता है। और अंतिम अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची जो है क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। तो लड़के क्या करते हैं 11 में नगर पालिका लगा देते हैं, 12 में ग्राम पंचायत लगा देते हैं। तो एक बात याद रखना, गांव से लोग शहर में आते हैं, नगर में आते हैं, क्यों सौरभ सर? तो 11 में ग्राम पंचायत होगा और गांव के लोग कहाँ आते हैं? अब देखिए गांव के लड़के आके शहर में सुपर क्लाइमेक्स में दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो गांव से शहर में नगर में आते हैं। तो 11वीं में ग्राम पंचायत है, 12वीं में नगर पालिका के बारे में दिया गया है। ये बात याद रखना, यहां कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं और गलत हो जाता है। ये सब कौन रोने वाला इमोजी सब भेज रहे हैं? अच्छा गलत हो गया इसलिए रो रहा है, गजब। अच्छा महिला है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कम से कम यहाँ गलती कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलती ना करना। जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, कि 1909 के अधिनियम में, 1947 के अधिनियम में? देखो प्यारे बच्चों 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को अधिनियम में 1909 का अधिनियम से प्रश्न आ जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रश्न आता है, 1919 का अधिनियम से प्रश्न पूछ देता है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रश्न पूछ देता है। और उसके बाद याद रखना आप लोग जो है एक प्रश्न और पूछा जाता है आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ये लास्ट वाले जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न आ रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ की प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1919 में तो किया नहीं गया, 1909 में तो किया नहीं गया, 1947 में किया नहीं, मतलब बीज राइट आंसर। प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, 1935 के भारत शासन अधिनियम को मैं एक लाइन में समेट सकता हूं। इसमें जितनी खासियत थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम याद रखना अपने जमाने का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। और कितने भाग थे? इसमें 14 भाग थे, पार्ट थे। और कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना इसमें जो है प्यारे बच्चों, याद रखना इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो याद रखना इसमें जो है 10 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थी, ये बात याद रखना। और देखेंगे इसमें भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दिया था। संघ सूची में 59 विषय दिया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और राज्य सूची में देखेंगे प्यारे बच्चों संघ सूची और राज्य सूची में देखेंगे 54 विषय था। और समवर्ती सूची में देखेंगे जो है प्यारे बच्चों 36 विषय था। तो देखेंगे इस तरह 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघ सूची भी था, राज्य सूची भी था, समवर्ती सूची था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम से विशेषता से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता दे रहा हूं, इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो प्रश्न बनता है वो जीवन में कभी गलत नहीं होगा। उस ट्रिक को कॉपी पेन से नोट कर लें आप लोग, ठीक है? बहुत अच्छा कोर्स ट्रिक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को कैसे याद करेंगे, ठीक है? इसको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? ट्रिक यह है देखो ट्रिक यह है कि अखिल केंद्र में
इसका ट्रिक है अखिल केंद्र में संघ के दो पत्ते रिजर्व है। बस इस सेंटेंस को आप लोग पढ़ लोगे, याद कर लोगे। पूरे 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता इसी में सिमटा हुआ है। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। अखिल केंद्र में संघ के दो पत्ते क्या है? रिजर्व है। अखिल नाम का लड़का है तो कह रहा कि अखिल केंद्र में संघ के दो पत्ते, मतलब 2 सीटें हमारा रिजर्व है, मैं केंद्र में चुनाव लड़ूंगा। अखिल कहता है कि केंद्र में संघ के 2 पत्ते रिजर्व में चुनाव लड़ूंगा, 2 सीटें पक्का है। इस तरह लॉजिक से याद करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों, 1935 के भारत शासन अधिनियम में अ से क्या हो जाएगा? एक अखिल से क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की बात किया गया, महासंघ, ठीक है। महासंघ की स्थापना किया गया था, बात याद रखना। तो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की बात किया गया था, लेकिन देशी रियासत के सहयोग नहीं करने से अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना नहीं हो पाया, ये बात याद रखना। केंद्र से क्या हो जाएगा? प्रश्न आता है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया, द्वैध शासन की स्थापना। और यही पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। और देखो प्यारे बच्चों, संघ से क्या हो जाएगा? एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, संघीय न्यायालय, ठीक है। संघीय न्यायालय में देखेंगे जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 7 अन्य लोग होते हैं, 8 लोग होते थे प्यारे बच्चों। और ये संघीय न्यायालय बहुत कमजोर था। इसमें संघीय न्यायालय डिसीजन देता था, भले प्रमाण पत्र नहीं देता था, उसके बाद इसके खिलाफ दिए गए डिसीजन के खिलाफ प्रिवी काउंसिल जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था। तो इस तरह देखेंगे जो संघीय न्यायालय की स्थापना किया, केंद्र राज्य के बीच में विवाद झगड़ा सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। और संघीय न्यायालय जो डिसीजन देता था तो उसके खिलाफ प्रिवी काउंसिल लंदन जाना पड़ता था। और यही स्वतंत्रता के बाद देखेंगे यही संघीय न्यायालय जो है भारत का क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और इसी से संघ से एक बात और याद रखना, संघ देखेंगे जो प्यारे बच्चों, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। और देखेंगे प्यारे बच्चों, एक संघ से और एक संघ से बना लेंगे, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। संघ लोक सेवा आयोग याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों आयोग इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। और 2 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखें जो है प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। याद रखना, प्रांतों में, याद रखना, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब पत्ते से क्या हो जाएगा? प्रांतों में, ते से क्या हो जाएगा? उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया। याद रखना, प्रांतों में, याद रखना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया पहली बार, ये बात याद रखना। और रिजर्व से क्या हो जाएगा? पहली बार SC ST और मजदूरों को जो है रिजर्वेशन दिया गया, उनके लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। और रिजर्व से क्या एक बात और याद आ जाएगा? RBI की स्थापना किया। रिजर्व मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। रिजर्व में देखो एक ब शब्द आ रहा है, रिजर्व में ब आ रहा है, इसी अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? अलग कर दिया गया। तो इस तरह देखेंगे, अखिल कहता है अखिल केंद्र में संघ के 2 पत्ते रिजर्व हैं। इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के जितने प्रमुख क्वेश्चन है जो आप पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। संघ से संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। संघ से हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। और 2 से क्या हो जाएगा? प्रांतों में
द्वैत प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। और देखेंगे पत्ते प्रांतों में ते से उत्तरदायी, प से प्रांत, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया। रिजर्व से क्या हो जाएगा? एससी एसटी मजदूरों को जो है निर्वाचन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिजर्वेशन दिया गया। और रिजर्व से हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम से किया गया। और रिजर्व में ब आ रहा है, ब से इसी अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया। बस इतना आपको याद रखना है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस इसी बात को आपको याद रखना है और इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलो ट्रिक समझ में आया? अब चलो बताओ जल्दी से, अब इसी पे क्वेश्चन कर दो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को, कि 14 सितंबर 1949 को, कि 18 जुलाई 1947 को, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब दे दे। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखेंगे प्यारे बच्चों 18 जुलाई, याद रखना प्यारे बच्चों, देखेंगे जो है 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ये बात याद रखना। और देखेंगे जो है इसी पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। सबसे कम समय में पारित होने वाला अधिनियम था ये प्यारे बच्चों। और जब पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 पारित किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखना प्यारे बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखना प्यारे बच्चों, लेबर पार्टी की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो उस समय भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत धन्यवाद सौरभ सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा पिला रहे हैं हमको, मजा आ गया। बच्चों को पिला दीजिए। प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित किया गया तो उस समय ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो देखेंगे प्यारे बच्चों, लॉर्ड क्लीमेंट इटली था। याद रखना लॉर्ड, ये सब पॉइंट याद रखना, यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, लॉर्ड क्लीमेंट इटली। इसीलिए सब क्वेश्चन लाता हूं, आप लोग के दिमाग में रहे हमेशा। लॉर्ड क्लीमेंट इटली जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था, ये बात याद रखना। क्लियर हो गई बातें? तो हमेशा पूछा जाता है कि 1947 का अधिनियम पारित किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 1947 का अधिनियम पारित किया गया तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटेन का? लॉर्ड क्लीमेंट इटली था। प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना प्यारे बच्चों, आचार्य जेबी कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, जल्दी से बता दे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। देखिए आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं? प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया हूं 1935 के भारत शासन अधिनियम को पूरा याद करा दिया ट्रिक से। अब 1947 के अधिनियम को देखो, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। इस ट्रिक से 1947 के जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है सब आ जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका देखो ट्रिक बहुत मस्त ट्रिक है। मां की कृपा से, मां की कृपा से, मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली, स्वतंत्रता ऐंठ ली। ठीक है, इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो 1947 के जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखो मां से क्या याद आ जाएगा? माउंटबेटन, माउंटबेटन।
स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किए गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। कृपा से क्या हो जाएगा? कृपलानी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के इसको किस नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली। ऐंठ ली मतलब एटली से क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। लॉर्ड, याद रखना प्यारे बच्चों, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। इस लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। 1947 का अधिनियम की जितनी प्रमुख विशेषता है एक लाइन में आ गया है। मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली। एटली से क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस लॉजिक से आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब कभी भी 1947 का अधिनियम पूछा जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। चलो अब बता दो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित किया गया तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड चर्चिल था कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली था कि लॉर्ड वालपाल था कि मॉरिस जॉन्स था? तो देखेंगे क्लीमेंट एटली था प्यारे बच्चों। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के था। ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। इसने कह दिया कि लोकसभा में देखेंगे चुनाव हुआ था वहां, बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे जो है जब ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था तो क्लीमेंट एटली कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो हम जो है भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। भारत में एक संविधान सभा का, लेते जाइए, भारत में एक संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाएगा। लेकिन लॉर्ड चर्चिल जो था ये भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक नहीं था। ये नहीं चाहता भारत को आजादी मिले। बात आप लोग याद रखना, ठीक है। लॉर्ड वालपाल जो है ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन में देखेंगे 1721 में प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया था। और देखेंगे मॉरिस जोन्स कहता है कि भारतीय संघ जो है सौदेबाजी का संघ है। मॉरिस जोन्स का कथन है कि भारतीय संघ जो है सौदेबाजी का संघ है, राज्य केंद्र से सौदेबाजी करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित किया गया तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे कि लॉर्ड माउंटबेटन थे कि लॉर्ड कैनिंग था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी जस्ट बताए हो प्यारे बच्चों, माँ की कृपा से सरासर खिला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जल्दी से उनका शादी ब्याह हो जाए, अंडे बच्चे हो जाए, व्यस्त हो जाए, यही दुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित किया उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, देखो प्यारे बच्चों, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। और सी राजगोपालाचारी, याद रखना प्यारे बच्चों, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम, याद रखना, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखना, देखो पेट में आया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैं बार बार ये सब चीजें पढ़ाता हूं, वहीं से क्वेश्चन सब फंसते हैं। प्रथम भारतीय जो है, प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना सी राजगोपालाचारी थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले ये भी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, बात याद रखना। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। याद रखना, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग के ही शासन में देखेंगे जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। 1857 का जो संग्राम हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और देखेंगे जो है भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो आप लोग बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, बात याद रखना। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। और पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यह बात याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस पर बार बार फोकस करता हूं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित किया गया उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली, यही बताया ना, ऐंठ ली, ठीक है, लेबर ने ऐंठ ली, तो लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित किया गया उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मां की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐंठ ली, कृपा से क्या हो जाएगा? कृपलानी, आचार्य जेपी कृपलानी। 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। और सी राजगोपालाचारी जो है अंतरिम अस्थायी जो सरकार बनाया गया था, अंतरिम सरकार बनाया गया था, उसके शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। और देखेंगे ब्रिटिश भारत में जो अंतरिम सरकार बनाया गया था उसके राजेंद्र प्रसाद, उसमें खाद्य और कृषि मंत्रालय इनको दिया गया था, बात याद रखना। और देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये आईसीएस क्वालिफाई किए थे प्यारे बच्चों, आईसीएस क्वालिफाई किए थे, टॉप किए थे। और देखेंगे जो है अंग्रेजों के जो है बहुत तंग करते थे, इनके पिताजी आते थे तो इनको बहुत डांटते थे कि पढ़ाई लिखाई करो, अंग्रेजों को क्यों मारते हो, पत्थरबाजी करते हो, ठीक है, शिकायत आ रही है, अंग्रेज शिकायत कर रहे हैं, अपना एनर्जी पढ़ाई लिखाई में लगाओ। हमेशा डांट सुनते थे, मम्मी आकर इनको बचाती थी। एक बार इनके पिताजी, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी आए, कहे कि ऐसा है बहुत शिकायत तुम्हारी मिल रही है, अब शिकायत आए तो मारूंगा तुम्हें। बहुत डांट खाए, मार भी खाते थे, लेकिन अंग्रेजों को छोड़ते नहीं थे, जहां भी दिखाई दे पत्थरबाजी ग्रुप उरुप बनाकर जो है तंग करना शुरू कर देते थे। इनके पिताजी कहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कि बहुत तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंटेड हो, बहुत एनर्जी है, तो ऐसा है आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई करके दिखा दो तब मैं जानूं। 1 साल लग गए, पढ़ाई किए और गए लंदन, एग्जाम दिए, आईसीएस एग्जाम में जो है टॉप किए थे, चौथे पोजीशन आया था भारत और ब्रिटेन में। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आईएएस का एग्जाम था, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम उस समय होता था, और आज भी भारत का आईएएस जो है दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है ज्वाइनिंग लेटर आया, उनके पिताजी देखे बहुत खुश हुए, कहे बेटा शाबाश, मान गया तुमको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी कहे कि बेटा अपनी जिंदगी जी लो, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, तुमने दिल खुश कर दिया, जो है आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, टॉप कर दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ज्वाइनिंग लेटर लिफाफे से निकालते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। उनके पिताजी हक्के बक्के, ये क्या कर दिए? कहे पिताजी आप कहे थे कि आईसीएस एग्जाम निकालो, ज्वाइन करने की बात नहीं किए थे, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, अंग्रेजों का नौकर नहीं बनूंगा। समझ में आ गया? नेताजी का जीवनी पढ़वा, उसमें लिखा गया, इंटरव्यू में पूछा गया, और देखेंगे जो सबसे कठिन इंटरव्यू होता था, फिजिकल भी होती थी, उसमें घुड़सवारी आनी चाहिए, अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, मैथ रीजनिंग सब इंग्लिश पूछी जाती थी, सब में अच्छा नंबर लाए थे। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पूछा अंग्रेज कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस अंगूठी से जो है आप निकल सकते हो। एक अंगूठी निकाला और कहा कि इस अंगूठी से आप निकल सकते हो। नेताजी एक क्षण सोचे, कहे हाँ मैं निकल सकता हूं, इस अंगूठी के अंदर से मैं निकल सकता हूं। यही तुम्हारा क्वेश्चन है, बता दोगे, कर दोगे तो हम तुमको इंटरव्यू में पूरा नंबर देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र पेन निकाले, एक कागज पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखे, उसको फोल्ड किए, अंगूठी के अंदर डाल के इस पार से उस पार कर दिए, निकाल दिए, पास हो गए। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलो नेक्स्ट, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? देखो संघ में क्या आ रहा है? बिंदी आ रहा है। देखना किसके नाम में बिंदी आ रहा है, तो देखो पंडित में बिंदी आ रहा है प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह देखेंगे 22 का ए वाला सही हो जाएगा, इस तरह आपको याद करना है। महान्यवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो, महान्यवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया? देखिए आप लोग बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108 में है कि अनुच्छेद 111 में है कि अनुच्छेद 169 में है कि अनुच्छेद 76 में है? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों। मजा आ गया।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महान्यवादी का उल्लेख अनुच्छेद 108 में कि 111 में कि 176 में 169 में 76 में है। तो देखो प्यारे बच्चों, महान्यवादी का उल्लेख 76 में है। महान्यवादी को इंग्लिश में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटॉर्नी, याद रखना प्यारे बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का जो है महान्यवादी होता है। अब इसको कैसे याद करोगे? 76 को कैसे याद करोगे? देखो, अटॉर्नी का ए ले लो, जनरल का ए ले लो, ऐसे बना लो ट्रिक। अटॉर्नी का प्यारे बच्चों ए ले लो, ऐसे ए बना लो, और देखेंगे प्यारे बच्चों, और जनरल का जी ले लो। अटॉर्नी का ए ले लिए और जी ले लेंगे, जनरल का जी ले लेंगे, ऐसे जी बनाया जाता है, जी। अब क्या करना है? रबड़ उठाना है। रबड़ लेकर आगे का जो गांधी जी का डंडी है, इसको धीरे से हौले हौले स्लोली स्लोली मिटा देना है। तो कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई रहा है, दिखाई दे रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस आर्टिकल में प्यारे बच्चों? तो याद रखना 76 में है। अब जीवन में कभी नहीं भूलेगा। समझ में आ गया? अब प्रश्न आ जाए प्यारे बच्चों कि पूछ दे कि वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात किया गया है। 111 में वीटो शक्ति दिया गया है। 169 में देखेंगे प्यारे बच्चों, विधान परिषद की गठन की बात की गई। प्यारे बच्चों, विधान परिषद, याद रखना, विधान परिषद की गठन की बात की गई है। चलो नेक्स्ट, राजस्थान से कितने सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही सही बताना, गलत ना बताना। राजस्थान से कितने सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 की, 15 की, 20 की, 10? जल्दी से बता दीजिए। सौरभ सर आप बता दीजिए, तुक्का मारिए। हाँ, हाँ, राजस्थान से कितने सांसद राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? देखो प्यारे बच्चों, राजस्थान में राजाओं का स्थान, राजस्थान में बहुत बड़े बड़े, महाराणा प्रताप वहीं का राजा था। राजस्थान में बहुत राजा हुए। सौरभ सर देखिए ट्रिक कितना बढ़िया है। राजस्थान में बहुत से राजा हुए कि नहीं हुए? ट्रिक देखिए कैसे याद होगा। राजस्थान में बहुत से राजा हुए, और वहां का एक राजा जो है, एक राजा की कितनी रानियां थी? 10 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 10 रानियां थी। इसका मतलब राजस्थान से राज्यसभा में कितने सांसद जाते हैं? 10 सांसद जाते हैं। इस लॉजिक से आपको याद कर लेना। तो राजस्थान में एक राजा की कितनी रानियां थी? 10 रानियां थी। तो राजस्थान से राज्यसभा में कितने सांसद जाते हैं? 10 सांसद। अब जीवन में भूल के दिखा दो, तब हम जाने आप लोग को। एक बार तो कहते हो यादें नहीं होता है, और जावेद सर के लेक्चर से जो कहते हो भूलते ही नहीं हो। शादी विवाह हो जाएगा, सौरभ सर के, इनके अंडे बच्चे होंगे, उनको भी इसी बच्चों को इसी तरह पढ़ाएंगे। देखो जावेद सर ऐसे पढ़ाए थे, मैं लेक्चर सुना था। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, भारत के किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं? प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, और हमको पूरा उम्मीद है आप आसानी से बता देंगे। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, केरल, पश्चिम बंगाल। देखो 4 स्तरीय की बात कर रहा है। अब देखो पश्चिम बंगाल में देखो प की बनावट कैसा है? पश्चिम बंगाल में प की बनावट ऐसा है। पश्चिम बंगाल में देखेंगे प्यारे बच्चों, प ऐसे बनाया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, देखो लॉजिक लगा दोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। एक ट्रिक बना लो आसानी से। देखो अब रबड़ लेकर जो पश्चिम बंगाल जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर का डंडी मिटा दो। कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा? 4। मतलब पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इस लॉजिक से आपको दिमाग में बैठाना है। अब जीवन में भूल के दिखा दो, कभी नहीं भूलोगे आप। बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किए थे? 1956 में कमेटी गठित की गई थी, 1957 में इनका रिपोर्ट आता है। तो बलवंत राय मेहता कितने स्तर पंचायती की बात किए गए थे? 3 की, 4 की, 5 की, 2? तो देखो प्यारे बच्चों, ये याद करना तो बहुत आसान है। तो 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3। बलवंत राय मेहता के नाम में कितने शब्द आ रहे हैं? बलवंत राय मेहता, इनके नाम में 1, 2, 3 शब्द आ रहे हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की है। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पे जो है क्षेत्र पंचायत हो, जिला स्तर पे जिला पंचायत हो। इस लॉजिक से आपको याद करना है। नहीं तो लड़के क्या करते हैं, अशोक मेहता में जो है त्रिस्तरीय लगा देते हैं, अब बलवंत राय मेहता में जो 2 स्तरीय लगा देते हैं। तो देखो अशोक मेहता में इनके नाम में 2 अक्षर आ रहा है, अशोक मेहता,
इन्होंने 2 स्त्री की बात की है। बलवंत राय मेहता, इनके नाम में 3 शब्द आ रहे हैं, इन्होंने त्रिस्त्री की बात की है। PV.K. राव, इन्होंने नाम में 4 शब्द आ रहे हैं, इन्होंने 4 स्त्री की बात की है। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, बस लॉजिक लगाना है प्यारे बच्चों, अब कभी कंफ्यूज ना होना। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। अशोक मेहता कितने स्त्री पंचायत की बात किए थे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, मजा आ गया। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, अशोक मेहता कितने स्त्री पंचायत की बात किए थे? अशोक मेहता, याद रखना, अशोक मेहता कितने, अशोक में देखो इनके नाम में कितने अच्छा रहा, 1 2, इन्होंने 2 स्त्री की बात किए थे। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को खत्म, इन्होंने ग्राम स्तर ग्राम पंचायत को खत्म करने की बात की है, क्षेत्र पंचायत को खत्म करने की बात की है। अशोक मेहता का है कि 2 स्त्री पंचायती राज व्यवस्था होगा, एक जो है जिला पंचायत होगा और एक मंडल पंचायत होगा। अशोक मेहता अपने रिपोर्ट में कहते हैं, 1977 में गठित की गई थी। अशोक मेहता कहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां होंगी वो भी चुनाव में भाग लेंगी, पर मतलब बीजेपी वाले भी अपना प्रधान का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कांग्रेस वाले भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, समाजवादी पार्टी भी, मतलब पंचायतों का चुनाव जो है राजनीतिक दल के आधार पर होगा। किसने कहा था? अशोक मेहता ने कहे थे। और अशोक मेहता कहते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। कितना होगा? 4 वर्ष होगा। इन्होंने 4 वर्ष कार्यकाल निर्धारित किया था। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इनके सिफारिश से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। PV.K. राव कितने स्त्री पंचायत की बात किए थे? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, PV.K. राव कितने स्त्री पंचायत की बात किए थे? बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं? 1 स्त्री की, 2 स्त्री की, 3 स्त्री, 4 स्त्री। देखो प्यारे बच्चों, संयोग से PV.K. राव 1 2 3 4, इनके नाम में 4 शब्द आ रहे हैं, 4 स्त्री पंचायत की बात किए थे। 1985 में देखेंगे जो है योजना आयोग के सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। ये बात याद रखना, पंचायतों से संबंधित कमेटी है। अब बता दो, SC/ST क्षेत्र का प्रावधान किस भाग में है? भाग 10 में है कि भाग 15 में है कि भाग 14 में है कि भाग 20 में है? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत ना करना, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो प्यारे बच्चों। SC/ST, देखो SC/ST क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? SC/ST एरिया। तो देखो प्यारे बच्चों, SC ऐसे लिखते हो और ST ऐसे लिखते हो, और S की बनावट कैसे दिखाई दे रहा है? 5 की तरह दिख रहा है। SC का 5 ले लो और ST का मैं देखोगे S की बनावट 5 की तरह दिख रहा है, तो ST का जो है S ले लो 5, अब इसको जोड़ दो, 5 5 कितना हुआ? 10। तो SC/ST एरिया का उल्लेख किस भाग में है? 10 में है। अब जीवन में कभी नहीं भूलेगा, SC/ST एरिया का उल्लेख किस भाग में है? 10 में है। भाग 15 में देखेंगे निर्वाचन आयोग के गठन की बात किया गया, निर्वाचन आयोग है। 14 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है, केंद्र तक। और देखेंगे भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में दिया गया। प्यारे बच्चों, संविधान संशोधन के बारे में दिया गया, बात याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, हमारे बच्चे हैं। लक्ष्मी मल सिंघवी और PK थुंगल कमेटी किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और भूलना नहीं आप लोग जो है, ये सब कमेटियां बहुत पूछा जाता है कि लक्ष्मी मल सिंघवी, प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कि लक्ष्मी मल सिंघवी और PK थुंगल कमेटी। सौरभ सर, देखिए PK थुंगल, गांव के लोग खा पी कर बहुत थूकते हैं। PK थुंगल आप सुर्ती खाते हैं तो गांव के लोग जो है गुटखा पान सुर्ती कुछ ज्यादा ही खाते हैं और खा पी के थूकते हैं गांव के लोग। ठीक है, तो किससे संबंधित है? गांव पंचायत से संबंधित है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, सिंघवी लक्ष्मी मल देखेंगे जो है बचपन में गांव में रहते थे, सिंघाड़ा बहुत खाते थे, और उनका बाल सौरभ सर की तरह नहीं था, वो सिंघाड़ा की तरह नोकीला निकल गया था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया लक्ष्मी मल सिंघवी। ठीक है, तो लक्ष्मी मल सिंघवी और PK थुंगल कमेटी देखेंगे प्यारे बच्चों पंचायतों से संबंधित है, और लक्ष्मी मल सिंघवी ने ही कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये बात याद रखना, इन्होंने ही संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। इन्होंने कहा कि ना 2 स्त्री, ना त्रिस्त्री, ना 4 स्त्री, भारत में पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और देखेंगे जो है लक्ष्मी मल सिंघवी का गठन जो है 1986 में किया गया था प्यारे बच्चों। और देखेंगे प्यारे बच्चों इन्हीं के सिफारिश पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया, और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक जो है 15 अनुच्छेद जो है संविधान में जो है भाग 9 में जोड़ा गया था। ये बात याद रखना, समझ में आ गया। अब कभी भी पूछेगा प्यारे बच्चों
कि लक्ष्मीमल सिंघवी और पीके थुंगल समिति किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है प्यारे बच्चों, पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से। कोई बात अन्यथा में नहीं लेना, बस याद करना है, अब नहीं भूलोगे। चलो बार बार पढ़िए, सब याद हो जाएगा, एक बार में ही याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान में महान्यवादी कौन है? के वेणुगोपाल है कि प्रदीप कुमार जोशी है कि केजी बालकृष्णन है कि राघवेंद्र सिंह है प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, महान्यवादी जो होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसका उल्लेख 76 में किया गया। वही व्यक्ति महान्यवादी बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देश का क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है, कानून का ज्ञाता होता है, बात याद रखना, प्रथम विधि अधिकारी होता है, आप लोग को पता है। तो भारत का पूछ देगा कि वर्तमान में महान्यवादी कौन है? देखो के वेणुगोपाल। सौरभ सर देखिए, महान्यवादी सलाह देता है भारत सरकार को, भारत सरकार को वकील है। देखो देखिए, के से कर दिए कृष्ण भगवान। अब वेणु मतलब बांसुरी, गोपाल मतलब किस भगवान को गोपाल कहा जाता है। अब महाभारत में कृष्ण की भूमिका क्या था? सलाह देना, अर्जुन को सलाह देना। और आज जो है देखेंगे जो है के वेणुगोपाल, आज कृष्ण का जो है के वेणुगोपाल का ड्यूटी क्या है? सलाह देना भारत सरकार को। तो इस तरह लिंक कर देंगे तो याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, के वेणुगोपाल। बात समझ में आ गया? इस तरह कृष्ण भगवान से याद कर लेंगे तो अब कभी भी पूछेगा कि भारत का महान्यवादी वर्तमान में कौन है, तो के वेणुगोपाल है। समझ में आ गया? प्रदीप कुमार जोशी कौन है? ये देखेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। केजी बालकृष्णन जो है भारत के पहले दलित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये बात याद रखना। और देखेंगे प्यारे बच्चों, राघवेंद्र सिंह जो है उत्तर प्रदेश के जो है महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, ये बात आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देते प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? सौरभ सर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लड़के नहीं बता पाएंगे। सोरा कहा जाता है कि राष्ट्रपति कहा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है कि जातीय संसद कहा जाता है? सौरभ सर देखिए इसको ट्रिक देखिए कैसे बन रहा है। गांव में तिरपाल, जानते हैं ना, तिरपाल होता है, बैठा जाता है। तिरपाल पे लोग क्या करते हैं? बैठकर पंचायत करते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का जो है संसद का नाम है? नेपाल का। तो इस लॉजिक से याद करना प्यारे बच्चों, कभी नहीं भूलेगा। गांव के लोग जो है तिरपाल पाल पे बैठकर पंचायत करते हैं। तो नेपाल का जो है संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। बस इस तरह याद करना। चलो बता दो प्यारे बच्चों, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, सोरा किस देश के संसद का नाम है? जल्दी से बता दो। सोरा जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? जल्दी से बता दो। और अमेरिका के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दें। और रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दें। याद रखना प्यारे बच्चों, सोरा जो है ये अफगानिस्तान के संसद, इस समय तालिबानियों का शासन आ गया है, पता है आप लोग को। तो देखेंगे सोरा संसद का, सोरा जो है अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है। और जातीय संसद जो है बांग्लादेश का है, याद रखना, बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। और अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यूके के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पार्लियामेंट कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के संसद को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। कनाडा के भी संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और भारत को पार्लियामेंट को संसद के नाम से जाना जाता है, संसद, ठीक है। और रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? ड्यूमा, याद रखना, ड्यूमा। और देखेंगे जापान के संसद को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो जापान के संसद को जो है डायट कहा जाता है प्यारे बच्चों, डायट कहा जाता है, ये बात याद रखना, डायट कहा जाता है। यहां से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की संसद की डेल आयरन। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, चीन के संसद को जो है, संसद पार्लियामेंट को जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इज राइट आंसर प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट, इस प्रश्न में संसद में मंत्रीगण से पूछे गए प्रश्नों का जवाब मौखिक दिया जाता है, ओरल दिया जाता है। वो कौन सा प्रश्न होता है प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है। अतारांकिक प्रश्न कहा जाता है कि तारांकिक प्रश्न कहा जाता है कि प्रश्नकाल कहा जाता है कि शून्यकाल कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो संसद में मंत्रीगण से पूछे गए प्रश्नों का जवाब जो है मौखिक दिया जाता है। वो किस प्रश्न में? तारांकिक प्रश्न की अतारांकिक प्रश्न में?
तो याद रखना प्यारे बच्चों, एक ट्रिक मैं बताया था आप लोग बहुत पहले इसको याद करने के लिए। पूनम की मौत, पूनम की मौत, पूनम नाम की लड़की है, उसकी मौत हो गई, मतलब इमेज करना, मतलब सही नहीं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तारांकी, तारांकिक प्रश्न। तो से क्या याद आ जाएगा, तो से तारांकिक प्रश्न। और तारांकिक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का जवाब मौ से क्या हो जाएगा, मौखिक दिया जाता है। क्या दिया जाता है प्यारे बच्चों, मौखिक दिया जाता है। और तारांकिक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का जवाब मंत्रीगण मौखिक देते हैं, ओरल देते हैं। और देखेंगे तारांकिक प्रश्न में पूनम से क्या हो जाएगा, पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, बात याद रखना। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछे हैं मंत्रीगण से, मंत्री जी जवाब दिए, आप संतुष्ट नहीं है तो एक प्रश्न और दाग दीजिए। इसी क्रॉस क्वेश्चन को पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो इस तरह आसानी से याद हो गया, पूनम की मौत मतलब तो से तारांकिक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का जवाब मौखिक दिया जाता है, और तारांकिक प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात आपको याद रखना, समझ में आया। तो इस तरह कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी इज राइट आंसर, तारांकिक प्रश्न। अब जैसे पूछेगा तारांकिक प्रश्न में क्या होता है, अतारांकिक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से दिया जाता है। याद रखना है, इसमें मंत्रीगण से पूछे गए प्रश्नों का जवाब लिखित दिया जाता है, किसमें, अतारांकिक प्रश्न में। ये बात याद रखना, समझ में आ रहा प्यारे बच्चों। कोई पूनम नाम की लड़की होगी तो बुरा ना मानना, ठीक है, वो ट्रिक है याद करने का, समझ में आया। चलो अब समझ में आ गया ना। अब कभी क्योंकि लड़के तारांकिक प्रश्न में ही कंफ्यूज रहते हैं। पूनम की मौत से याद कर लेना, तो से तारांकिक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, और इसमें पूरा क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। ये ट्रिक याद है तो अतारांकिक और तारांकिक प्रश्न कभी गलत ही नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न काल देखेंगे। प्रश्न काल कहां से लिया गया प्यारे बच्चों, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये बात याद रखना। और देखेंगे प्यारे बच्चों जो है संसद में, याद रखना जो है संसद में जो है 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो है, 11 बजे से लेकर और 12 बजे के बीच में संसद में जो काम होता है उसी को प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। और प्रश्नकाल में याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो ये बात याद रखना। और एक बात याद रखना, शून्य काल तो हमेशा पूछा जाता है। शून्य काल का टाइमिंग जो है प्यारे बच्चों याद रखना, 12 बजे से 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में संसद में जो काम होता है उसी को 0 आवर कहा जाता है प्यारे बच्चों, शून्य काल के नाम से जाना जाता है। शून्य काल संसद का सबसे विवादित समय होता है। 11 से 12 प्रश्न काल, और दूसरा जो घंटा शुरू होता है उसी को शून्य काल के नाम से जाना जाता है। इसका ड्यूरेशन 12 से 1 होता है, और इसमें कोई भी कार्य प्रणाली, टाइम टेबल निर्धारित नहीं होता है। जो कभी भी प्रश्न नहीं पूछता है वो भी शून्य काल में खड़ा होकर आए दाएं प्रश्न पूछता रहता है। इसी शून्य काल में लात घूसा चलता है, नोट के बदले वोट चलता है, मिर्ची स्प्रे चलता है, विधेयक की प्रतियां फाड़ के गोला बनाकर स्पीकर को जो है मारा जाता है। पहले तो चेयर ओवर रहता था, उठा के फेंक देते थे एक दूसरे पर, तो भाई भी जो है लगा दिया गया, जोड़ दिया गया, जमीन से जुड़ा हुआ है। इसी में लात घूसा, मार पीट, गाली गलौज सब होता है। इसमें स्पीकर साहब को जो है सर दर्द करने लगता है, झंडू बम लगाना पड़ता है, मार्शल को बुलाकर सांसदों को बाहर फेंकवाना पड़ता है, ठीक है, क्यों, शून्य काल में सबसे विवादित समय होता है। और देखेंगे जो है इस शून्य काल का नाम किसने दिया, 1960 के दशक में भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया। और संसदीय शासन प्रणाली में शून्य काल किस देश की देन है, शून्य काल का जनक किस देश को माना जाता है, भारत को माना जाता है। अच्छा चीज हम लोग नहीं दे सकते हैं सौरभ सर, क्यों, जहां मार पीट, गाली गलौज, लात घूसा रहेगा वही हम लोग दे सकते हैं। तो शून्य काल संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भारत की देन है। शून्य काल जो है संसदीय शासन प्रणाली में शून्य काल किसकी देन है, भारत की देन है। ये बात आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो शून्य काल पूछा जाता है तो आप लोग हमेशा बताना, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट, संसद में मंत्रीगण से पूछे गए प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से दिया जाता है, उससे किस प्रश्न के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट बताया हूं पूनम की मौत, यही बताया हूं पूनम की मौत। अब इसी ट्रिक से पकड़ लेंगे। तारांकिक प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का जवाब मौखिक दिया जाता है, इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कह रहा है, क्या पूछ रहा है, लिखित रूप से दिया जाता है। तो यहाँ तारांकिक प्रश्न में मौखिक दिया जाता है, इसके मतलब अतारांकिक प्रश्न में जो है लिखित रूप से दिया जाता है। इसके मतलब जो है बी इज राइट आंसर।
निंदा प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है प्यारे बच्चों? निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाने से सरकार त्याग पत्र नहीं देती है, ये बात याद रखना। निंदा प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है सरकार की कार्यों और नीतियों की आलोचना करना। निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है सरकार के कार्यों और नीतियों की आलोचना करना। और जो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। 50 सांसद लाते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर की अनुमति के बाद लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार इस्तीफा दे देती है। तो अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार गिराना, और निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो इसके मतलब सरकार के कार्यों और नीतियों के खिलाफ जो है, नीतियां अच्छी नहीं है इसीलिए निंदा प्रस्ताव पारित हो गया है। निंदा प्रस्ताव पारित होने का मतलब सरकार के नीतियों कार्यों की आलोचना करना होता है प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, हाँ बुला दीजिए, पढ़ दें क्या है? तीन संतोष कुमार का क्वेश्चन है कि महान्यायवादी अपने पद पर होते हुए किसी भी हाईकोर्ट में विधि व्यवसाय कर सकता है कि नहीं? सर जी सौरभ भैया से बोल दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये बात तो सही है कि जो महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वह भारत सरकार का वकील होता है, और वह जो है भारत सरकार का पक्ष रखता है। वो संसद के, भारत के संविधान में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि वह संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर वोट नहीं डाल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बालक। तो महान्यायवादी जो है अपने पद पे रहते हुए किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, प्राइवेट व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, सरकार को तो छोड़िए, लेकिन सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ेगा। समझ में आया सौरभ सर? तो जो महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वह महान्यायवादी अपने पद पे रहते हुए भी वह किसी का मुकदमा लड़ सकता है, प्राइवेट व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ेगा। सरकार के खिलाफ छोड़कर कोई भी मुकदमा लड़ सकता है। और अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी जो है लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि वह लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इतना ही। फिर कल मिलते हैं। मजा आया कि नहीं आया? कितना क्वेश्चन, 35 में कितना क्वेश्चन किए हैं? कम से कम हम लोग 150 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, और आज का जो भी क्वेश्चन था ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद कराने का प्रयास किया हूं, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, अब इस तरह का प्रश्न आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। इसका PDF मैं दे रहा हूं, टेलीग्राम पे सौरभ सर दे देंगे। ठीक है, आप इसको जो है एक बार और देख लेना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बाय, नमस्कार, तब्बा खैर, गुड नाइट। प्यारे बच्चों, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मारूफ सर आ रहे हैं। ठीक है, वो आप लोगों को कुछ सूचनाएं देंगे। ठीक है, तो और क्लास लेंगे। अच्छा, मारूफ सर क्लास लेंगे, सूचना नहीं देने आ रहे हैं, सेमिनार में नहीं आ रहे हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, तो मारूफ सर आ रहे हैं, 2 घंटा क्लास कंटिन्यू लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग ऐसे बने रहिएगा। बाय, नमस्कार, सब्बा खैर, गुड नाइट।